हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को इस्तेमाल करके हम किस तरह से डेटाबेस या डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये काम हम पहले कर चुके हैं। पार्ट 16 के अंदर भी हमने डेटाबेस और टेबल्स को क्रिएट करना सीखा है, लेकिन उसके अंदर हमने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इस्तेमाल करते हुए ये काम किया है। आज हम क्वेरी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए टेबल्स और डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि ये काम हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के जो टॉपिक्स हैं वो ये है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती क्या है और इसकी मेन टाइप्स कौन सी हैं। जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की कमांड्स हैं उनकी कौन सी मेन टाइप्स हैं, और इसके अलावा हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज करते हुए डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उस डेटाबेस के अंदर टेबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टेबल के ऊपर जो डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल प्राइमरी की देनी है या डिफॉल्ट वैल्यू देनी है, या आपने उसको बताना है कि ये नल होना चाहिए या नहीं नल होना चाहिए, या यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई करनी है, तो ये काम हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती क्या है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज अ स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद, मैनेज एंड मैनिपुलेट रिलेशनल डेटाबेस। ये रिलेशनल डेटाबेस को के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए और उसको मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। रिलेशनल डेटाबेस वो होता है जिसके अंदर रिलेशंस इस्तेमाल होते हैं, यानी टेबल्स इस्तेमाल होते हैं। तो हमारा जो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है, इसके अंदर हमने टेबल्स क्रिएट किए थे, याद होगा आपको लास्ट टाइम। तो इसका मतलब ये है कि ये रिलेशनल डेटाबेस है जिसके अंदर हम टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं, रिलेशंस बनाते हैं आपस में, टेबल के आपस में रिलेशनशिप्स भी बनते हैं। तो ये रिलेशनल डेटाबेस होता है। तो रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए या उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए या उसके अंदर जो डाटा है उसको मैनिपुलेट करने के लिए हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है। Unlike traditional programming languages like Python or C++ that use procedural logic to tell a computer how to do something, SQL is a declarative language। कहते हैं कि C++ या पाइथन या जावा वगैरह जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर हमें ये बताना पड़ता है कि कोई काम किस तरह से परफॉर्म करना है, जबकि एसक्यूएल एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। इसके अंदर हमने जस्ट ये बताना होता है कि क्या काम करना चाहते हैं और ये नहीं बताना होता है कि वो काम कैसे परफॉर्म होगा। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये डिफरेंट ऑप्शंस को देखता है और वो काम करने के लिए जो ऑप्टिमल ऑप्शन होता है उसको चूज कर लेता है और वो काम परफॉर्म कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कमांड्स होती हैं एसक्यूएल कमांड्स, उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो उसकी चार मेन टाइप्स हैं। एक है डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरी है डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तीसरी है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल। और चौथी है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज यानी कि टीसीएल। अब जो डीडीएल है ना, ये स्ट्रक्चर जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाना या टेबल का स्ट्रक्चर बनाना या स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग करना या उस स्ट्रक्चर को खत्म करना या ट्रंकेट करना, उसके अंदर जो डाटा है, ये सारे के सारे काम डीडीएल के थ्रू परफॉर्म होते हैं। अब जब स्ट्रक्चर बन गया तो उस स्ट्रक्चर के अंदर जो डाटा स्टोर करना है या डाटा को फेच करना है या उसमें कोई अपडेट करना है या डाटा को डिलीट करना है, ये डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के थ्रू काम परफॉर्म होते हैं। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर आप परमिशंस ग्रांट करते हैं। डिफरेंट रोल्स होते हैं जो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एडमिन है, कोई सेल्समैन है, कोई शॉपकीपर है, ये डिफरेंट रोल्स हैं जिन जो आपने असाइन किए हैं कि इस डेटाबेस के साथ ये लोग जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो किस रोल को क्या परमिशन ग्रांट करनी है वो आप डीसीएल के थ्रू परफॉर्म करते हैं, यानी कि वो ग्रांट्स उनको देते हैं। और फिर अगर किसी को वो परमिशन जो ग्रांट की हुई है वो आप रिवोक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी डीसीएल की रिवोक कमांड यूज होती है। इसी तरह ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है, उसके अंदर कमिट और रोल बैक की कमांड्स हैं। यानी कि ट्रांजैक्शन क्या होती है कि आपने कोई काम करना शुरू किया। फॉर एग्जांपल इसकी एक बेहतरीन मिसाल ये है कि आपने एटीएम मशीन को यूज करते हुए आप ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट के अंदर, फॉर एग्जांपल 1000 रुपया। अब जब ये आपने कहा कि मैं अपने अकाउंट से 1000 रुपया दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता हूँ, आपके अकाउंट में जितने पैसे थे उनमें से 1000 माइनस होता है और दूसरे के अकाउंट में 1000 प्लस होता है, यानी कि ट्रांसफर हो जाता है। लेट्स सपोज आपके अकाउंट में 11000 था, दूसरे बंदे के अकाउंट में 5000 था, तो ये 11000 से 10000 हो जाता है आपके अकाउंट में और दूसरे बंदे के अकाउंट में 5000 से 6000 हो जाता है। पैसे जो है वो उधर ट्रांसफर हो जाते हैं। अब सपोज करें कि आपने ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट की तो आपके अकाउंट से 1000 रुपया डिडक्ट हो गया। अब 1000 रुपया डिडक्ट हो गया, आपके अकाउंट में 10000 रह गए। लेकिन दूसरे बंदे के अकाउंट में जो 1000 जमा होना था उससे पहले फॉर एग्जांपल कोई लाइट चली गई या कोई एरर आ गया कि वो एक्शन परफॉर्म नहीं हो सका। अब
क्योंकि आपके अकाउंट से तो माइनस हो चुका है। अगर आप यहाँ पे छोड़ दें कि यहीं से यानी कि जहाँ पे कोई एरर आया या लाइट चली गई है तो ट्रांजैक्शन को अगर खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा कि डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से तो डिडक्शन होगी है लेकिन वहां पे आपके दूसरे अकाउंट में ऐड नहीं हुए पैसे। तो ये ट्रांजैक्शन जो होती है ना, ये आप कमिट करते हैं तो अगर वो ट्रांजैक्शन पूरी की पूरी जो है वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं एग्जीक्यूट होती तो रोल बैक करते हैं। रोल बैक का मतलब ये होता है कि आपने 1000 रुपया आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया, दूसरे के अकाउंट में जमा होने से पहले पहले कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपके अकाउंट में वापस 1000 रुपया जमा कर दिया जाएगा, इसको कहते हैं रोल बैक। तो हमारे ये डिफरेंट काम जो है ना, ये 4 तरह के काम है जो आप एसक्यूएल को यूज करते हुए ये आप काम परफॉर्म कर सकते हैं। ये क्रिएट करना है, अल्टर करना है, ड्रॉप करना है, ट्रंकेट करना है, ये डेटाबेस को भी क्रिएट किया जा सकता है, टेबल्स को भी क्रिएट किया जा सकता है, व्यूज को भी क्रिएट किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से आप डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और किस तरह डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर कॉलम किस तरह से बनाते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम यही देख सकेंगे कि क्रिएट किस तरह से, क्रिएट वाले ऑपरेशन या क्रिएट वाली कमांड्स हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि कंस्ट्रेंट्स किस तरह से डेटाबेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को समझने के लिए, हम प्रैक्टिकली काम करने के लिए मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को। ये एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो गया, इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको डेटाबेसेस नजर आने शुरू हो जाएंगे। लास्ट टाइम हमने डेटाबेसेस के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से न्यू डेटाबेस क्रिएट किया था, लेकिन आज हम यहाँ से कोई नया डेटाबेस क्रिएट नहीं करना चाहते। मैं न्यू क्यूरी पे जाता हूँ, एक न्यू क्यूरी एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे पहले लिखूंगा फिर उसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो क्या क्यूरी लिखनी है मैं क्रिएट डेटाबेस, एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ यूजिंग क्यूरी लैंग्वेज। कौन सा डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ टेस्ट डीबी, ये डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ। पहले आप देख सकते हैं डेटाबेसेस के अंदर जो यूजर डिफाइंड डेटाबेसेस है वो ये है, डेमो डीबी है, माई डीबी है, सेक्शन सी डीबी है। इसके अंदर टेस्ट डीबी मौजूद नहीं है, लेकिन जो ही मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करूंगा, एग्जीक्यूट की कमांड, तो आप देखेंगे कि ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, लेकिन यहाँ पे वो डेटाबेस नजर नहीं आ रहा। तो आप डेटाबेसेस पे राइट क्लिक करके इसको रिफ्रेश कर लें। जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको टेस्ट डीबी भी यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। अब टेस्ट डीबी के अंदर आप एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो टेबल को क्रिएट करने के लिए भी इसी तरह क्रिएट की ही कमांड यूज होती है। क्रिएट डेटाबेस की बजाय क्रिएट टेबल यूज करेंगे और उस टेबल का नाम हम रख लेते हैं स्टूडेंट टेबल। ठीक है ना, यह स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट टेबल के अंदर कॉलम्स कौन कौन से आने चाहिए, आप कहते हैं एक तो कॉलम होगा आईडी के नाम से, तो उसकी टाइप होगी इंटीजर। याद है ना, आप बताते थे कॉलम का नाम क्या होगा, उसकी डाटा टाइप क्या होगी, वो नल हो सकता है या नहीं हो सकता, उसको प्राइमरी की बनाते थे, आइडेंटिटी बनाते थे। लास्ट टाइम हमने ये काम जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करते हुए किए थे। आज हम वही काम एसक्यूएल के थ्रू कर रहे हैं। तो हमने बता दिया कॉलम का नाम होगा आईडी, उसकी टाइप होगी इंटीजर और वो प्राइमरी की होगा। ये मैंने इसको ये भी बता दिया, ये प्राइमरी की होगा। फिर मैंने ये बता दिया ये आइडेंटिटी कॉलम है कि इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होनी चाहिए, और इसको आपने कहा कि 1 से स्टार्ट होगा और 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा। ये एक कॉलम का मैंने बता दिया। ठीक है, दूसरे कॉलम के लिए मैंने कहा कि दूसरा कॉलम जो है वो नेम होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा नेम, तो नेम को उसने ब्लू कर दिया है, यानी कि वो नेम को एज अ कीवर्ड ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं नेम को अपनी ब्रैकेट्स के अंदर रख लेता हूँ ताकि उसको पता चले कि ये कॉलम का नाम है, इसको कीवर्ड के तौर पे ट्रीट नहीं करना। नेम जो है वो varchar, हम कहते हैं कि ये वेरिएबल कैरेक्टर्स होंगे, 20 कैरेक्टर्स का नाम हो सकता है, और हम कहते हैं कि इसके अंदर नल वैल्यू नहीं आएगी। पता है ना, हम उस वहां पे चेक बॉक्स को अनचेक कर देते थे, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं नॉट नल, कि नल वैल्यू नहीं आएगी। ये आप रिक्वायर्ड वाली कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दी आपने, नॉट नल लगाया, तो अब नेम के अंदर वैल्यू प्रोवाइड करना जरूरी हो गया है। पहले आईडी के अंदर आपने प्राइमरी की लगाया, तो ये प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अप्लाई हो गई है। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अप्लाई होने से क्या होता है कि आपकी ये आईडी की वैल्यू नल भी नहीं हो सकती और ना ही रिपीट हो सकती है। ये दोनों कंस्ट्रेंट्स इस कंस्ट्रेंट की वजह से अप्लाई हो जाती है। आईडी की वैल्यू रिपीट भी नहीं हो सकेगी और नल भी नहीं हो सकती। इसी तरह अब आपने नॉट नल यहाँ पे लगा दिया कि नेम की वैल्यू भी नल नहीं हो सकती। नेक्स्ट आ जाते हैं सिटी पे। सिटी हम कहते हैं कि वो भी वेरिएबल कैरेक्टर्स होंगे, यानी कि varchar स्ट्रिंग टाइप का होगा, और हम कहते हैं कि 15 कैरेक्टर्स तक का सिटी हो सकता है,
और उसको भी हम कह देते हैं कि नल वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, अलबत्ता हम ये कह देते हैं कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है सिटी की, वो हम लिख देते हैं कि लाहौर होगी। ठीक है, अगर कोई सिटी प्रोवाइड नहीं किया इसकी वैल्यू, तो लाहौर वैल्यू जो है वो सिटी को मिल जाएगी। नेक्स्ट है जेंडर। तो जेंडर के लिए हम लेट्स कह देते हैं कि ये भी वारचार है, वारचार, और ये 10 कैरेक्टर्स इसके लिए काफी है। ठीक है ना, मेल और फीमेल को स्टोर करने के लिए 10 कैरेक्टर्स काफी है। ये मैंने एक टेबल को बना लिया, एक टेबल के लिए मैंने क्यूरी लिख ली टेबल क्रिएट करने के लिए। ये टेबल स्टूडेंट, ये टेबल का नाम है, आईडी, नेम, सिटी और जेंडर ये उसके कॉलम्स हैं। आईडी को हमने प्राइमरी की बना दिया, आइडेंटिटी भी बना दी है, 1 से स्टार्ट करके 1 का इंक्रीमेंट कर दिया है। नेम को हमने नॉट नल करके उसको रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट बना दिया है कि ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है, ये होना ही चाहिए वरना वैल्यू स्टोर नहीं हो सकेगी। इसी तरह सिटी को भी हमने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट बना दिया कि सिटी की वैल्यू भी आना जरूरी है। अगर सिटी की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो उसके अंदर लाहौर जो है वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी। फिर हमने कहा कि जेंडर है, जेंडर वारचार 10, और इसके सामने आप देख रहे होंगे कि हमने नॉट नल नहीं रखा। अगर नॉट नल नहीं लिखते तो आप रिक्वायर्ड कंस्ट्रेंट इसके ऊपर अप्लाई नहीं करते। इसका मतलब ये होता है कि जेंडर के अंदर नल वैल्यू भी एक्सेप्टेबल होगी, नल वैल्यू भी स्टोर हो सकती है। अगर यूजर प्रोवाइड नहीं करेगा तो नल ही स्टोर होगी। ठीक है, अब अगर आप देखें कि यहाँ पे टेस्ट डीबी जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, इसके अंदर अगर टेबल्स देखें तो टेबल्स के अंदर कोई भी यूजर डिफाइंड टेबल आपको नहीं मिलेगा। जब मैं ये क्यूरी एग्जीक्यूट करूंगा, ये क्यूरी एग्जीक्यूट करने के लिए देखें कहाँ पे आप ये टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं टेस्ट डीबी के अंदर, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये मास्टर डेटाबेस सिलेक्टेड है। इस वक्त ये सिस्टम डेटाबेसेस है ना, जो पहले से बने हुए डेटाबेसेस थे, सिस्टम डेटाबेसेस में आपको एक मास्टर डेटाबेस भी मिल जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जब आप यहाँ पे कोई क्यूरी लिख रहे होते हैं तो मास्टर डेटाबेस ही सिलेक्ट होता है। एक तरीका तो ये होता है कि यहाँ से आप अपने डेटाबेस को चूज कर लें कि टेस्ट डीबी मेरा डेटाबेस है जिसके अंदर मैं ये क्यूरी एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि यहाँ से टेस्ट डीबी कर लें। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से मास्टर ही रहने दें और यहाँ पे क्यूरी को एग्जीक्यूट करने से पहले आप कह लें कि आई वांट टू यूज डेटाबेस, कौन सा डेटाबेस, टेस्ट डीबी, आई वांट टू यूज टेस्ट डीबी को यूज करना है। अब जो है ना ये टेस्ट डीबी को आप यूज करें और साथ ही इस क्यूरी को भी एग्जीक्यूट कर लें। अब देखिए जब ये दोनों क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, दोनों कमांड्स एग्जीक्यूट होगी, तो यहाँ से यहाँ मास्टर की बजाय टेस्ट डीबी आ जाएगा ऑटोमेटिकली और टेस्ट डीबी के अंदर ही ये कमांड एग्जीक्यूट होगी। तो चलिए एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एग्जीक्यूट किया आपने तो ये देखिए टेस्ट डीबी हो गया। और दूसरी बात ये देखें कि यहाँ पे टेस्ट डीबी के अंदर अभी आपको टेबल्स के अंदर वो टेबल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन राइट क्लिक करके इसको रिफ्रेश करेंगे अगर, तो रिफ्रेश करने से आप देखेंगे ये टेबल्स है। टेबल्स के अंदर आपको किस नाम से, स्टूडेंट के नाम से डेटाबेस के अंदर एक टेबल मिलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये टेबल है, ये डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट टेबल आपको मिल गया है। अगर आप इसको ओपन करके देखें तो इसके अंदर कॉलम कौन कौन से हैं। इसके अंदर एक कॉलम है आईडी, एक कॉलम है नेम, एक कॉलम है सिटी, एक कॉलम है जेंडर। तो इसके अंदर आईडी, नेम, सिटी, जेंडर ये 4 कॉलम्स बन गए जो आपने यहाँ पे बनाए हैं, आईडी, नेम, सिटी और जेंडर। आईडी प्राइमरी की भी है, इंटीजर टाइप है, नल नहीं हो सकता। नेम जो है वो करेक्टर टाइप है, वेरिएबल करेक्टर यानी कि 20 करेक्टर आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, नल नहीं हो सकता। सिटी के अंदर 15 करेक्टर स्टोर कर सकते हैं, नल नहीं हो सकता। जेंडर जो है उसके अंदर 10 करेक्टर स्टोर कर सकते हैं और वो नल हो सकता है। ये हमने यहाँ पे बना लिया। अगर आप की को देखें तो कीज के अंदर एक ही की आपने बनाई है, प्राइमरी की। ये देखिए ये प्राइमरी की आपने बनाई थी। कैसे, ये प्राइमरी की जो आपके प्राइमरी और की, ये 2 कीवर्ड जो थे इनको आपने इकट्ठा यूज किया है, तो यहाँ पे वो प्राइमरी की बन गई है। प्राइमरी की उसके अंदर मौजूद है। कंस्ट्रेंट्स के अंदर अगर देखें तो स्टूडेंट सिटी, ये सिटी के ऊपर एक कंस्ट्रेंट अप्लाई की है कि उसकी डिफॉल्ट वैल्यू लाहौर होगी। ये सिटी कंस्ट्रेंट जो है, सिटी के ऊपर ये कंस्ट्रेंट अप्लाई हो चुकी है। तो इससे पता चला कि कुछ पाबंदियां जो लगती हैं वो कंस्ट्रेंट्स के अंदर आ जाती है, जो कीज बनाते हैं वो यहाँ पे कीज के अंदर आ जाती है, जो कॉलम्स होते हैं वो कॉलम्स के अंदर आ जाते हैं, और वो टेबल उसी तरह से बन चुका है जिस तरह हमने पिछली क्लास के अंदर टेबल बनाया था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए। अब इस टेबल के अंदर वैल्यूज को अगर आप ऐड करना चाहें, इंसर्ट करना चाहें, तो एक तरीका तो वही है जो लास्ट क्लास के अंदर हमने सीखा था, और दूसरा तरीका ये है कि हम क्यूरी के जरिए ही टेबल के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करें। लेकिन क्यूरी के जरिए अगर वैल्यूज को इंसर्ट करना होगा तो हमें डीएमएल लैंग्वेज यानी कि जो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है उसको सीखना पड़ेगा। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आप इंसर्ट कमांड को सीखेंगे तब पता चलेगा कि इंसर्ट को यूज करते हुए टेबल के अंदर वैल्यूज किस तरह से इंसर्ट की जा सकती है। लेकिन अभी तो चूंकि हम डीडीएल को ही हमने स्टार्ट किया है,
डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज को स्टार्ट किया और डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में से भी जो पहली टाइप होती है कमांड की वो हम पढ़ रहे हैं कि क्रिएट कमांड को कैसे इस्तेमाल करना है। तो क्रिएट कमांड को हमने इस तरह से इस्तेमाल कर लिया, क्रिएट डाटाबेस, यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट हो गया, यहाँ पे हमने टेबल को क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर कोई और टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं एक और टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम रख देते हैं टीचर, लेट्स सपोज टीचर। ठीक है जी, उस टीचर के अंदर मैं कहता हूँ टीचर का नाम आएगा, यानी कि ये नाम उसने ब्लू कर दिया है, तो इसको हमने क्या करना है, इसके सामने ब्रैकेट्स लगा देनी है, इसको ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज कर देना है ताकि वो इसको कीवर्ड कंसीडर ना करे। ये var हम कह देते हैं कि 15 कैरेक्टर्स का नाम होगा टीचर का, और उसके साथ हम ये कह देते हैं कि डेजिग्नेशन भी ले लेते हैं, डेजिग्नेशन जो टीचर का होगा वो भी वेरिएबल कैरेक्टर्स में हम ले लेते हैं, यानी कि वो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा और वो भी 15 कैरेक्टर्स तक का हो सकता है। ठीक है, और हम इसको कह देते हैं कि नॉट नल, ये भी नल नहीं हो सकता। अब अगर आप देखिए, मैं ये बात बताने के लिए आपको ये नया टेबल बना रहा हूँ कि अगर जो है ना वो आप 2 या 2 से ज्यादा कॉलम्स को मिला के प्राइमरी की बनाना चाहें तो वो कैसे बना सकते हैं। तो सिटी मैंने कहा कि ये भी var 15 कैरेक्टर्स का हम सिटी भी ले लेते हैं और ये नल वैल्यू इसके अंदर आ सकती है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको क्लोज किया। अब मैंने इसको क्लोज कर दिया, मैंने यहाँ पे प्राइमरी की नहीं बनाया। मैं कहता हूँ नेम और डेजिग्नेशन इन दोनों को मिला के मैं प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ। नेम रिपीट हो सकते हैं, मैं कहता हूँ लेक्चरर जो है ना वो फॉर एग्जांपल एक आ गया शुएब, तो शुएब जो है वो लेक्चरर है, तो एक और शुएब आ गया वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो वो 2 अलग अलग उसको ट्रीट किया जा सके। तो जस्ट मैं कंपोजिट प्राइमरी की को किस तरह से बनाते हैं आपके टेबल के अंदर ये मैं बताना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा कि ये जो var 15 होगा ये प्राइमरी की है। ठीक है, एक तो ये प्राइमरी की है, प्राइमरी की, और एक ये प्राइमरी की है, यानी कि डेजिग्नेशन और नेम ये दोनों प्राइमरी की के पार्ट्स हैं, प्राइमरी की। अब मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, टेस्ट डीबी सिलेक्टेड ऑलरेडी, मैंने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया, तो ये देखिए मैंने एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे क्या एरर आ गया, कैन नॉट ऐड मल्टीपल प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स टू टेबल। वो कहता है कि एक से ज्यादा प्राइमरी कीज एक टेबल के अंदर नहीं हो सकती। आपने यहाँ भी कहा कि ये प्राइमरी की है, नेम भी, और डेजिग्नेशन को भी कह दिया है कि ये प्राइमरी की है, तो ये काम ऐसे मुमकिन नहीं है। तो फिर हम कैसे कंपोजिट प्राइमरी की बनाएंगे। तो कंपोजिट प्राइमरी की बनाने के लिए ये देखिए मैंने टेबल बना लिया था, टेबल के साथ ही मैं यहाँ पे ना ये प्राइमरी की दोनों से काट देता हूँ, यहाँ से खत्म कर देता हूँ, और यहाँ पे जो आपने तीनों कॉलम्स बना ली है, तीनों कॉलम्स के बाद फिर मैं कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ प्राइमरी की, तो मैं अब प्राइमरी की देने लगा हूँ। क्या क्या है, एक तो है नेम, एक तो नेम कॉलम है और दूसरा डेजिग्नेशन कॉलम है। ठीक है, इन दोनों कॉलम को मिला के, दोनों कॉलम्स को मिला के मैंने यहाँ पे प्राइमरी की बना लिया। नेम को वो फिर जो है वो कीवर्ड के तौर पे ट्रीट कर रहा है, तो मैं उसको ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर दूँ। ना भी करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा यहाँ पे अभी, लेकिन ये है कि बेहतर होता है कि आप इसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दे ताकि कोई किसी किस्म की भी कंफ्यूजन ना रहे। अब ये जो है ना ये दोनों ये की बन गई है और ये आपने यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लिया, ये टेबल वाली ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिए। अब ये दोनों को मिला के आप कंपोजिट प्राइमरी की इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि यूनिकनेस को अप्लाई करनी है, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि यहाँ पे ये जो सिटी होगा या जो डेजिग्नेशन होगा या जो नेम होगा ये यूनिक रखना चाहते हैं, तो आप इसको यूनिक रख सकते हैं, एक मरतबा आ जाए तो दोबारा रिपीट ना हो। लेट्स सपोज मैं इसको यूनिक करना चाहता हूँ, तो मैंने ये लिख दिया यूनिक, ये भी यूनिक कंस्ट्रेंट इसके ऊपर अप्लाई कर दी। ठीक है, यूनिक ही कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि नेम आप रिपीट नहीं हो सकता। तो बहरहाल मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, कॉपी करके मैंने ये देखे एग्जीक्यूट किया, तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है कमांड। अब ये जो सक्सेसफुली कमांड एग्जीक्यूट हो गई है, मैं जाके देखने जाता हूँ टेस्ट डीबी के, ये देखिए टेबल्स हैं, टेबल्स को राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैंने इनको रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करूंगा मैं, तो आप देखेंगे टेबल्स के अंदर जहाँ पे स्टूडेंट टेबल नजर आ रहा था वहाँ पे टीचर टेबल भी नजर आना शुरू हो गया है। अगर आप टीचर टेबल को देखेंगे तो इसके अंदर भी कॉलम्स हैं, कॉलम्स में देखेंगे तो नेम और डेजिग्नेशन दोनों मिलके प्राइमरी की बन रहे हैं, ये भी प्राइमरी की है, ये भी प्राइमरी की है, और सिटी जो है वो आपका नल लेवल है और वो 15 कैरेक्टर्स लेगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पे देखें, अगर कीज को देखते हैं तो कीज में भी आप देख रहे हैं एक यूनिक की कंस्ट्रेंट अप्लाई हुई है। यूनिक की कंस्ट्रेंट कहाँ पे अप्लाई हुई है, ये टीचर नेम के ऊपर, और दूसरा प्राइमरी की जो है वो भी अप्लाई हुई है कि टीचर जो है उसके अंदर ये प्राइमरी की भी होगी, और अगर आप कीज को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्राइमरी की कौन सी है।
ठीक है, ये कीज के अंदर देखेंगे तो पता चलेगा कि ये प्राइमरी की है, और कॉलम्स में देखेंगे तो पता चलेगा कौन कौन से कॉलम मिलके प्राइमरी की बना रहे हैं। तो अब हमने ये अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जाकर देख रहे हैं यहाँ से, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करते हुए हम देख रहे हैं कि कौन कौन से कॉलम्स बने हैं। अगर आप यहाँ पे अपनी क्यूरी लैंग्वेज को ही यूज करते हुए अगर कॉलम्स को देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। वो कैसे कि इंफॉर्मेशन स्कीमा के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए भी आपको सिलेक्ट कमांड यूज करनी पड़ेगी। सिलेक्ट कमांड जो है वो DQL होती है, यानी कि डाटा क्यूरी लैंग्वेज होती है, जो कि सब पार्ट होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का। तो अब ये क्यूरी जो है ना, सिलेक्ट की क्यूरी आप यूज कर ले। क्या चीज यूज करना चाहते हैं आप, क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप कॉलम नेम सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपने लिखा कॉलम नेम, कॉलम अंडरस्कोर नेम, ये कॉलम नेम में सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स, इंफॉर्मेशन स्कीमा के कॉलम्स व्यू में से मैं कॉलम नेम को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। और वेयर क्लास भी यूज कर लेते हैं, वेयर टेबल नेम इज, उस टेबल के मैं कॉलम्स को देखना चाहता हूँ कि उस टीचर के टेबल के अंदर कौन से कॉलम्स हैं। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। और अगर आप देखना चाहें कि उसकी लेंथ कितनी है तो वो भी आप लिख सकते हैं। कॉलम नेम जहाँ पे लिखा है आप लिख सकते हैं कैरेक्टर मैक्सिमम लेंथ, कैरेक्टर अंडरस्कोर मैक्सिमम लेंथ, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू आपने रखी हुई है तो डिफॉल्ट वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्कीमा को यूज करके उसके इंफॉर्मेशन स्कीमा दैट कॉलम, ये कॉलम क्या है, ये व्यू है, तो इस व्यू को यूज करके व्यूज में हम पढ़ेंगे कि व्यूज क्या चीज होती है। लेकिन फिलहाल ये है कि अगर आप इसको यूज करके इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको कॉलम्स के नाम मिल जाएंगे, नेम, डेजिग्नेशन एंड सिटी। और आपने कैरेक्टर की लेंथ बताई थी कि कितनी मैक्सिमम कैरेक्टर्स आ सकते हैं, तो 15 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। आप देख सकते हैं नेम के अंदर भी 15 कैरेक्टर रखा था, डेजिग्नेशन के अंदर भी 15 कैरेक्टर रखा था, और आपने सिटी के अंदर भी 15 कैरेक्टर रखा था। ठीक है, अब आप ये अगर देखना चाहते हैं कि ये कॉलम नॉलेबल है या नहीं है तो आप इस नल को भी लगा के आप देख सकते हैं, इज नॉलेबल। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बता देगा कौन से कॉलम्स जो है वो नल वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, कौन से कॉलम्स नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ सिटी जो है वो नल वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी कॉलम्स नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा कि क्रिएट क्यूरी को यूज करते हुए, क्रिएट टेबल या क्रिएट डेटाबेस को यूज करते हुए हम किस तरह से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल के अंदर हम कॉलम्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, किसी कॉलम को रिक्वायर्ड बनाना हो तो किस तरह से नॉट नल जो कंस्ट्रेंट है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, किस तरह से हम प्राइमरी की बनाते हैं किसी टेबल के अंदर, किस तरह से आइडेंटिटी सेट करते हैं, अगर हमने दो कॉलम्स को मिला के कंपोजिट प्राइमरी की बनाना हो तो वो किस तरह से बनाते हैं, किसी टेबल की डिफॉल्ट वैल्यू देनी हो तो वो किस तरह से देते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू जिस तरह हमने यहाँ पे लाहौर दे दी थी। ये कैसे काम करते हैं, ये सारे काम आज हमने सीख लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि एक टेबल को क्रिएट करते वक्त जो डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स अप्लाई की जाती है, डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं इस कॉलम की आपने कॉलम बना लिया ना, यहाँ पे आपने लिख लिया कि जो जेंडर होगा वो 10 कैरेक्टर्स का होगा। अब वो 10 कैरेक्टर्स ABCD भी तो हो सकते हैं, मेल और फीमेल MALE और FEMALE की बजाय कुछ और कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन भी वो 10 कैरेक्टर्स का दे सकता है जो कि मीनिंगलेस होगा। तो हम ये चेक लगा सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज में से ही वैल्यू आए इस कॉलम के अंदर, मेल में वैल्यू हो, मेल हो या फिर फीमेल हो। तो इस तरह आप इसके ऊपर चेक लगा सकते हैं। तो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे कि किस तरह चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं, फॉरेन की कंस्ट्रेंट किस तरह से अप्लाई करते हैं, यूनिकनेस कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, ये हम जो है वो कंस्ट्रेंट्स, अननेम्ड कंस्ट्रेंट्स क्या होती है, नेम्ड कंस्ट्रेंट्स क्या होती है, ये हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।